जिस क्षण आप अपने आप पर विश्वास कर लेते हैं ना, आपकी सफलता का मार्ग उसी क्षण खुल जाता है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास को डगमगाने ना दें। ये विश्वास कैसे और मजबूत हो, इसके लिए प्रयास करें। और खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में क्वेश्चन सॉल्व करने से आपकी तैयारी और सशक्त रूप में होती है। तो एमसीक्यू के तहत क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, डिस्कशन करें हर एक टॉपिक पर। यह आपके लिए लाभप्रद होगा। कैरियर कंसल्ट में आप सबों का स्वागत है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि जब भी कोई उपयोगी वीडियो बने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए तो वो आप तक सहज रूप में पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग भारतीय इतिहास में इंडियन हिस्ट्री सेक्शन में एमसीक्यू के तहत कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उस पर डिस्कशन करें, उसका एनालिसिस करें, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आइए स्टार्ट करें एमसीक्यू जनरल स्टडी सीरीज में। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन का प्रचलन किस युग में प्रारंभ हुआ। देखिए, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में पशुपालन का पहला प्रमाण किस युग से मिला और भारत में पशुपालन का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ। अगर पहला प्रमाण पूछेगा तो मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज हो जाएगा। अगर ट्रेंड पूछेगा प्रचलन कब प्रारंभ हुआ तो वो नव पाषाण काल हो जाएगा। क्लियर है। और ये भी जान लें कि कुत्ता पहला पशु था जिसे मनुष्य ने पालतू बनाया। और यह भी आप लोग जान लें कि पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। अब ये दोनों मध्य पाषाण काल का प्रमाण है, लेकिन ये ट्रेंड डेवलप हुआ नव पाषाण काल में। इस प्रश्न का उत्तर नव पाषाण काल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। दूसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पकी हुई ईंट से बना हुआ स्थापत्य कौन सा। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो ड्राई ब्रिक से बना हुआ है ओवरऑल पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो है लोथल का डॉकयार्ड। लोथल का डॉकयार्ड है ना, बंदरगाह जिसको कहते हैं, गोदीवारा जिसको कहते हैं। तो इसमें लोथल का गोदीवारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। कहां से हमें पुरा पाषाण काल के नक्काशी और चित्रकारी का प्रमाण मिलता है। पुरा पाषाण काल से ही हमें मानव के द्वारा नक्काशी करने, पेंट करने, चित्र बनाने का प्रमाण मिलता है। और यह प्रमाण हमें भीमबेटका की गुफा से मिला है ना, जहां नीले और लाल रंग का के पत्थर का प्रयोग किया गया है चित्र बनाने के लिए। तो यहाँ आंसर भीमबेटका हो जाएगा। और ये भीमबेटका की जो गुफा है ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। भारत की कौन सी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति अपने मृदभांडों के उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। ज्वेरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, झुकर जाकर संस्कृति, आहार संस्कृति। तो यहाँ आंसर हो जाएगा मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति अपने मृदभांडों के उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है और यह संस्कृति मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त हुआ है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, ताम्रपाषाण काल की सबसे विस्तृत खुदाई, चैल्कोलिथिक एज का सबसे अधिक खुदाई किस राज्य में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर यह पूछेगा कि सर्वाधिक ताम्रपाषाण कालीन स्थल, मैक्सिमम चैल्कोलिथिक साइट्स किस राज्य से मिले हैं, तो वहां उत्तर प्रदेश आंसर होगा। लेकिन खुदाई सबसे अधिक महाराष्ट्र में हुई है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। निम्न में कौन सी संस्कृति हड़प्पा पूर्व संस्कृति है। हड़प्पा सभ्यता से पहले की संस्कृति कौन सी है। पहला है झुकर जाकर, ये उत्तर हड़प्पा काल के बाद का है। चौथी संस्कृति है हड़प्पा काल से पहले की संस्कृति है।
चमकीला लाल मृदुवान संस्कृति और लाल और काला मृदुवान संस्कृति, यह भी ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है जो उत्तर हड़प्पाई संस्कृति है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सोथी संस्कृति। इस संस्कृति की खोज अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल ने की थी राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में। तो इसका आंसर सोथी संस्कृति हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। सर्वप्रथम किसने हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किया? ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले हड़प्पा क्षेत्र का दौरा 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया, चार्ल्स मैसन। इसके बाद 1852 और 72 में कनिंघम महोदय ने किया और 1920 में मार्शल ने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसन, राइट। अब हम लोग आगे बढ़े। हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग कहां अवस्थित था? तो हड़प्पा सभ्यता में जो दुर्ग था, ये अगर नगर है तो इसका जो वेस्टर्न पार्ट होता था, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो यही दुर्ग होता था जो ऊंचाई में। दुर्ग को इंग्लिश में सिटाडेल कहते हैं। तो वेस्टर्न पार्ट में होता था। यहाँ आंसर हो जाएगा पश्चिम। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक किस प्रजाति के लोग पाए जाते थे? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता से 4 प्रजाति के लोग मिले। पहला भूमध्य सागरीय प्रजाति, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, तीसरा मंगोलाइट, चौथा अल्पाइन, जिसमें सबसे अधिक भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है और यह मंत्र जो है इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, विश्वामित्र ने, है ना। और 3रे मंडल में यह है और यह मंत्र जो है वो सावित्री देवता को समर्पित है। यह मंत्र सावित्री देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़े। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राज युद्ध जो लड़ा गया था पुरुषनी नदी के तट पर भरतकुल के राजा सुदास और 10 राजाओं के समूह के साथ, यह युद्ध की चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, 7वां मंडल। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़े। 12वां प्रश्न देखें कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से जुड़ा हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण जुड़ा हुआ है यजुर्वेद से। हर एक वेद से ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हुए हैं, जैसे ऋग्वेद से ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण, सामवेद से छांदोग्य ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण और यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण और तैत्तरीय ब्राह्मण और अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण। तो तो शतपथ ब्राह्मण जुड़ा हुआ है यजुर्वेद से। क्लियर है? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़े। किस ग्रंथ में यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से की गई है? तो उपनिषद में यज्ञ कांड का विरोध किया गया है और मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से की गई है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। वैदिक काल में ऋग्वेद मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद शब्द बना है ऋक से। ऋग्वेद जो शब्द बना है वो ऋक से बना है और ऋक का अर्थ होता है छंदों और चरणों से युक्त मंत्र, अर्थात यह मंत्रों की संहिता है, ऋचाओं का संकलन। यह आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 50। अथर्ववेद को वैदिक साहित्य में किस रूप में जाना जाता है? यज्ञ वेद, उपनिषदों का वेद, चिकित्सा और तंत्र मंत्र का वेद, गायन का वेद। तो यहाँ हो जाएगा चिकित्सा और तंत्र मंत्र का वेद, क्योंकि अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, साप, वशीकरण, आयुर्वेद, इन सब का जो वर्णन है वो विश्वास, अंधविश्वास, ये सब का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। यहाँ चिकित्सा और तंत्र मंत्र सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें।
सामवेद का प्रमुख संबंध किससे है? सामवेद साम शब्द से बना है। साम का अर्थ होता है गान, म्यूजिक। तो देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है सामवेद, या ऑप्शन बी हो जाएगा संगीत और गायन। भारतीय संगीत का ओरिजिन भी सामवेद माना जाता है, तो संगीत और गायन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? यजुर्वेद यजुष शब्द से बना है। यजुर्वेद यजुष शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। तो इसमें यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है, विधियों का वर्णन है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यज्ञ की विधियों और क्रियाओं का विवरण, ये सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। वैदिक साहित्य के किस भाग को श्रुति कहा जाता है? तो वैदिक साहित्य के 4 भाग हैं, वेद, उसके बाद ब्राह्मण, देन आरण्यक, देन उपनिषद। श्रुति साहित्य, वेद जो है वो श्रुति साहित्य है, जिसको सुन के इसको शिक्षा ग्रहण किया जाता था। मतलब लिखने की कला डेवलप नहीं हुई थी। गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य को सिखाया, फिर वो शिष्य अपने शिष्य को सिखलाया जब वो गुरु बना, तो इसे ये श्रुति साहित्य माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, 19वां क्वेश्चन, पूर्व वैदिक काल की मुख्य पहचान क्या थी? कृषि प्रधान जीवन, गलत है। पशुपालन प्रधान जीवन, क्योंकि वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मूल आधार पशुपालन था। चरवाहे थे ना आर्य, प्रारंभिक आर्य चरवाहे थे, घुमक्कड़ जीवन जीते थे, तो पशु ही धन उनका मूल धन होता था। या पशुपालन प्रधान जीवन, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, पूर्व वैदिक समाज में सबसे महत्वपूर्ण सवाल। राजा को मदद करने के लिए 4 तरह का संगठन होता था। पहला सभा, समिति, विदथ और गण, है ना, जिसमें सबसे प्राचीन जो संगठन था वो विदथ था, है ना, और सबसे महत्वपूर्ण समिति था, जिसका अध्यक्ष पति और ईशान कहलाता था। खासकर राजा का जो इसका अध्यक्ष ईशान, तो ये राजा ही होता था, है ना। तो समिति सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तर वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? तो उत्तर वैदिक काल को लौह युग कहते ही हैं, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व से लोहे का प्रयोग भारतवर्ष में शुरू हुआ था, और 1000 ईसा पूर्व से ही उत्तर वैदिक काल शुरू होता है, लेटर वैदिक पीरियड। तो यहां हो जाएगा लोहा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? लोहा को वैदिक साहित्यों में अयस, श्याम अयस, कृष्ण अयस कहा गया है। क्लियर? उत्तर वैदिक काल में किस धर्म ग्रंथ की रचना प्रारंभ हुई? तो वेद तो वैदिक काल हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ब्राह्मण ग्रंथ उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई है। नेक्स्ट हम लोग आए, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का मूल आधार। वर्ण व्यवस्था प्रारंभ हुआ था, वहां वर्ण शब्द जो है सबसे पहले, अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें, ऋग्वैदिक काल में वर्ण शब्द पहले रंग के अर्थ में आया, उसके बाद कर्म के अर्थ में आया, है ना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार वक्त हो गया। हाँ, पहले ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय हो सकता था, क्षत्रिय का वैश्य, वैश्य का शूद्र। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होता था, क्योंकि इसका आधार रक्त हो गया था। तो यहाँ हो जाएगा जन्म या रक्त। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पर हैं, बुद्ध के जीवन में कौन सी घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है? 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध अपने प्रिय मित्र चाण की मदद से अपने प्रिय घोड़े कथंक पर सवार होकर उन्होंने गृह त्याग किया था, और इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। कपिल वस्तु त्याग कर संन्यास लेना, दिस घटना है महाभिनिष्क्रमण। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, है ना। पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में, उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, और इनकी जो मृत्यु हुई थी उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़े। बुद्ध के उपदेशों को सबसे पहले किस ग्रंथ में संकलित किया गया? तो जब बुद्ध जितने भी अपने उपदेश दिए थे वो आनंद को संबोधित करके दिए थे, और जो प्राचीनतम साहित्य है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उसको त्रिपिटक साहित्य कहते हैं, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। इसको त्रिपिटक कहा जाता है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं, विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम है, अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन से संबंधित किताब है। तो यहाँ हो जाएगा सुत्त पिटक इज राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य है। दुख अर्थात दुख है,
दुख समुदय दुख के कारण है, दुख निरोध दुख के निदान है, दुख निरोध प्रतिपदा दुख के निदान के उपाय है। इसी को चार आर्य सत्य कहा गया जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? मैंने बताया था धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में हुआ था। सारनाथ का एक और नाम मिलता है मृगदान। ठीक है, तो सारनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप, सर्प। दिस इज राइट आंसर। जैसे महावीर का सिंह था, जो ऋषभदेव थे उनका सार था, तो 23वें तीर्थंकर जिनके अनुयायी निर्गल्त कहलाते थे पार्श्वनाथ, जिनके पिता अश्वसेन बनारस के राजा थे, है ना, उनका प्रतीक चिन्ह था सर्प, नाग कह सकते हैं उसको, सांप। जैन धर्म के अनुसार अनेकांतवाद का क्या अर्थ है? अनेकांतवाद जैन धर्म से जुड़ा हुआ दर्शन है, जिसको सप्तभंगी न्याय भी कहते हैं। इसमें है बहुदृष्टिकोण से सत्य को समझना। सत्य एक है, अनेक है, इसलिए बहुदृष्टिकोण से सत्य को समझना आवश्यक है। यही है इसका संदेश अनेकांतवाद का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, महावीर का निर्वाण किस स्थान पे हुआ? तो महावीर जो थे 72 वर्ष की आयु में राजगीर के पास ही एक पावापुरी, वहां के शासक थे राजा हस्तिपाल, उसके यहाँ महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि महावीर जैन की मृत्यु पर 36 गणतंत्रों ने दिवाली बनाई थी। तो यहाँ पे जो है पावा इज राइट आंसर, पावा। क्लियर। चलिए, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण सूत्र किससे संबंधित? मैंने कहा बुद्ध की मृत्यु की घटना पे महापरिनिर्वाण कहा गया है, तो बुद्ध के अंतिम उपदेश या मृत्यु से रिलेटेड है महापरिनिर्वाण सूत्र। क्लियर। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विद्रोही नंद सेनापति को पराजित करके मगध साम्राज्य की स्थापना की? तो धननंद को, नंदवंश के अंतिम शासक धननंद को परास्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका मुख्य रूप से किसके शासन के समय लिखी गई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, है ना। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है इंडिका नामक पुस्तक में। तो यहां आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, मौर्य प्रशासन में रज्जुक, तो जो अशोक के अभिलेख है उसमें युक्त रज्जुक प्रादेशिक की चर्चा मिलती है। युक्त सबसे छोटा पदाधिकारी था, उससे बड़ा रज्जुक था। ये भी लिखा गया कि रज्जुक का सामना लाखों लोगों से होता है। तो रज्जुक जो था भूमि मापन और न्याय, रज्जुक को न्याय अधिकार भी मिला था कि जो जिसको मौत की सजा मिली है उसके सजा को ये रोक सकता था, है ना, उसको कारावास में बदल सकता था। यह अधिकार रज्जुक को मिला था। भूमि मापन और न्याय प्रशासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो अशोक के जितने भी शिलालेख या अभिलेख मिले हैं उसमें ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, आरामाइक लिपि, यूनानी भाषा, प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर पूछेगा सबसे अधिक तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का प्रयोग। यहां आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, धर्म शब्द का प्रयोग अशोक ने किस अर्थ में लिया है? अशोक का धर्म जो है ना वो कोई धर्म नहीं है। अशोक के धर्म के पीछे व्यापक दृष्टिकोण है। एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण भी है, समाज के नैतिक और भौतिक उत्थान का दृष्टिकोण है, लोगों के अंदर सामंजस्य हो, सौहार्द की भावना हो, उसका दृष्टिकोण भी समाहित है। तो यहाँ पे नैतिक और सामाजिक आचरण इसका सही आंसर होगा कि इसका धर्म कोई धर्म नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन था, एक पंचशील धर्म था, है ना। यहाँ नैतिक और सामाजिक आचरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉरी, किस मौर्य शासक के शासन में सेल्यूकस निकेटर के साथ संधि हुई थी?
तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर जो सेनापति हुआ करता था सिकंदर का, और उसने साम्राज्य की स्थापना कर ली थी भारत की सीमा पर, और भारत के लिए खतरा था, और चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था। तो एक युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ, और इस युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुआ सेल्यूकस निकेटर, है ना। और उन दोनों के बीच एक संधि हुई। 500 हाथी के बदले सेल्यूकस निकेटर ने एक बहुत बड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। अपने दूत मेगास्थनीज को दरबार में भेजा, और कहीं से सूचना यह भी मिलती है कि अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो उसके 13वें बृहद शिलालेख में, 13वां जो बृहद शिलालेख है उसमें कलिंग विजय का उल्लेख जो है रूमिन बेल में नहीं, 7वें नहीं 8वें स्तंभ लेख में मिलता है। या 13वां स्तंभ लेख, कलिंग विजय 13वां स्तंभ लेख में मिलता है। क्लियर है? जो बृहद स्तंभ लेख है ना, उसमें मिलता है। चलिए, इसमें भी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अर्थशास्त्र में किस वर्ग को राज्य की आंख और कान कहा गया है? अर्थशास्त्र जो पॉलिटिकल साइंस की किताब है और कौटिल्य के द्वारा रचित है, उसमें किसी भी राज्य का नेत्र और कान कहा गया है गुप्तचर को, गुप्तचरों को कहा गया है। यहाँ सी हो जाएगा आंसर, गुप्तचर। नेक्स्ट, मौर्य काल में पर्णेकर क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर्णेकर एक आकस्मिक कर था जो युद्ध के समय लिया जाता था। तो यहाँ युद्ध कर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, मौर्य काल में पर्णेकर हो गया है ये। प्राचीन काल में किस शासक ने सर्व छत्रांतक की उपाधि ली? तो नंद वंश के शासक महापर्वनंद ने सर्व छत्रांतक की उपाधि ली थी। इन्हें कली का अवतार, कलयुग का अवतार भी कहा जाता था, परशुराम का अवतार भी कहा जाता था। ये थे महापर्वनंद। प्राचीन भारत का कौन सा शासक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले जैन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु पहले जैन था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो बी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। क्लियर है? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। कुषाण वंश की स्थापना किस क्षेत्र से हुई थी? किस क्षेत्र से हुई थी? तो मध्य एशिया इसका आंसर हो जाएगा, मध्य एशिया। चलिए नेक्स्ट, कनिष्क ने किस भाषाई लिपि में अपने सिक्कों पर लेख लिखा? कनिष्क के जो लेख है वो ग्रीक लिपि में मिलता है, ग्रीक लिपि में मिलता है कनिष्क। कुषाण वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी पुरुषपुर, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर में है ना। पुरुषपुर इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट देखें, कुषाण काल में किस क्षेत्र में महायान बौद्ध धर्म का विशेष विकास हुआ? तो उत्तर पश्चिम भारत, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये दिस इज राइट आंसर। ओके, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला इंडो ग्रीक राजा डेमेट्रियस। दिस इज राइट आंसर, सी डेमेट्रियस। क्वेश्चन नंबर 50, मिलिंद पन्हो में मिलिंद किस इंडो ग्रीक शासक को कहा गया? तो मिनांडर को। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें मिनांडर और उसके गुरु नागसेन के बीच संवाद का उल्लेख है ना। पाली भाषा में ये ग्रंथ लिखी गई है। या मिनांडर इज राइट आंसर, ए आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखें, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? अगर वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा, लेकिन अगर पहला ऐतिहासिक पुरुष तो श्रीगुप्त होगा, पहला ऐतिहासिक पुरुष श्रीगुप्त। भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को स्मिथ महोदय ने कहा था। तारा धातु शिल्प कला का श्रेष्ठ उदाहरण गुप्त काल में कौन सा है? धातु, तो दिल्ली का जो लौह स्तंभ है जो कुतुब मीनार वाले एरिया में आप देखते हैं, वो चंद्रगुप्त द्वितीय का है। ये इसका आंसर हो जाएगा सी। फाहियान भारत में किस गुप्त शासक के समय आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चीन का यात्री था फाहियान। चलिए, आज हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कशन किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और ये आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल कैरियर कंसर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, कि बहुत ही उपयोगी चैनल है जो आपके परीक्षा के लिए, कंपटीशन की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा, आपकी मदद करेगा। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, ताकि जब भी वीडियो बने तो वो आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।